नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। अफ्रीकी देशों को भारत देगा $10 अरब का कर्ज, 50,000 अफ्रीकी छात्रों को स्कॉलरशिप का ऐलान। शिखर सम्मेलन में आतंकवाद और भुखमरी से लड़ने का संकल्प। वैज्ञानिक PM भार्गव का पद्म भूषण सम्मान लौटाने का ऐलान, 50 से ज्यादा इतिहासकारों ने जारी किया साझा बयान। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से बाहर किए गए 8 मंत्री, 9 मंत्रियों से छिना मंत्रालय। विधानसभा चुनाव से पहले छवि सुधारने की कवायद। ओडिशा में 41 किसानों की आत्महत्या की होगी जांच, खुदकुशी की वजहों का पता लगाने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। किसानों से कर्ज वसूली पर भी रोक। बल्लभगढ़ जातीय हिंसा की CBI ने शुरू की जांच, 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। 20 अक्टूबर को हुई हिंसा में 2 बच्चों की हुई थी मौत। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत अफ्रीकी देशों को 5 वर्षों में $10 अरब का कर्ज देगा। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने $60 करोड़ की मदद का भी ऐलान किया। इसके साथ ही 50,000 अफ्रीकी छात्रों को भारत की तरफ से अगले 5 वर्षों तक स्कॉलरशिप मिलेगी। शिखर सम्मेलन में आतंकवाद और भुखमरी के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया गया। अफ्रीकी देशों ने सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के समर्थन का भरोसा दिया है। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के चौथे दिन दिल्ली में मुख्य आयोजन हुआ। सम्मेलन की शुरुआत भारत अफ्रीका के पारंपरिक संगीत से हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक संबंधों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका के संबंध सामरिक और आर्थिक हितों से ऊपर हैं। प्रधानमंत्री ने खाद्य सुरक्षा और कृषि सब्सिडी के मुद्दे को साझा तौर पर विश्व व्यापार संगठन में उठाने पर भी जोर दिया। We must ensure that the Doha Development Agenda of 2001 is not closed, achieving these fundamental objectives. प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और अफ्रीका के मिलकर काम करने की अपील की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में सुधार और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर साथ चलने का आह्वान किया। India and Africa must speak in one voice for reform of the United Nations, including its Security Council. प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और संसाधनों के विकास में सहयोग बढ़ाने की पेशकश की। वहीं अफ्रीकी देशों ने विकास में भारत के सहयोग की तारीफ करते हुए सुरक्षा परिषद में दावेदारी का समर्थन किया। We need at least 2 seats in the permanent seats in the Security Council. Without correcting the historic injustice has been expressed of excluding Africa and India from the Security Council permanent positions. अफ्रीकी देशों ने विनिर्माण और तकनीक हस्तांतरण में जहां भारत से सहयोग मांगा, वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग का वादा भी किया। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में अफ्रीका के सभी 54 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था और सभी राष्ट्राध्यक्षों ने इसकी सराहना की है। मतलब यह कि इसका अच्छा संदेश गया है और आगे आने वाले दिनों में भारत और अफ्रीका इसका किस तरह फ़ायदा उठा पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन मनोज और DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इस पूरे शिखर सम्मेलन पर क्या कुछ हासिल हुआ, क्या एजेंडा था और किस तरीके से जो रास्ता था वो आगे बढ़ा है और अचीवमेंट क्या रहे, इस पर और बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर अखिलेश सुमन है। अखिलेश, क्या इस वक्त ताज़ा अपडेट आप दे सकते हैं, क्या बड़ी चीज़ें रही हैं मैं कहूँ कि इस समिट के बाद? अब देखिए कविंद्र, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने 3 साल पर पहले समिट होता था इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, उसे अब 5 साल कर दिया गया है। मतलब पहले जो 2008, 2011 उसके बाद 2014 में होना था, लेकिन अब इसे 2015 के बाद अब 2020 में होगा। तो यह एक मेजर शिफ्ट है। अब इस शिफ्ट के कारणों को अभी एनालाइज करना संभव नहीं है कि क्यों यह शिफ्ट हुआ है, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और अफ्रीका के बीच में आज जो दिख रहा था, आज एक तरह से कहें कि भावनाएं बह रही थी। अफ्रीकी देशों को अपने विकास के लिए भारत की जरूरत काफी शिद्दत से महसूस हो रही है,
क्योंकि भारत और अफ्रीका की जो विकास जरूरतें हैं तकरीबन एक जैसी हैं, और जिस तरह से भारत अपने यहाँ कर रहा है अफ्रीका में भी वो उसी को रेप्लिकेट करना चाहते हैं। यह जो महत्वपूर्ण बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो क्लाइमेट चेंज का टॉक अभी होने वाला है अगले महीने, उस क्लाइमेट चेंज में अफ्रीकी देश तकरीबन भारत के साथ रहेंगे। यह बात आज साफ साफ दिखी, क्योंकि सबने कहा कि हम सबसे कम पोल्यूशन फैलाने वाले लोग हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन का खतरा भुगतना पड़ता है और हम पर सबसे ज्यादा ताकीद की जाती है कि आप पोल्यूशन कम कीजिए। तो आप क्लाइमेट चेंज में समझ सकते हैं कि भारत और अफ्रीका इस बार काफी दृढ़ता से एक साथ खड़े होंगे, और इसका असर आगे आने वाले दिनों में सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म में भी दिखेगा, और टेररिज्म के मामले में जो एक सहमति बनाने की कोशिश हो रही है वह भी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। कविन, अखिलेश, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के समापन के मौके पर भारत अफ्रीका के बीच लगातार और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। टुडे वी हैव अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ दिस समिट and the framework for strategic cooperation. But more than numbers and documents, the biggest outcome is our renewed friendship, stronger partnerships, and greater solidarity. Excellencies, given the scale of our summit and the ambitious goals of our partnership, we have jointly agreed that the summit should be held every 5 years. However, Africa will remain at the center of our attention. Our engagement with Africa will remain intense and regular. I hope to see you here on bilateral visits, and I look forward to visiting all regions of Africa in the years ahead. Finally, I sincerely thank you, your delegations, and other distinguished visitors from Africa for being here. और इस पूरे समिट पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत राजीव भाटिया साहब हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपकी नज़र में इस पूरे समिट से क्या बड़े गोल हैं जो कि आपको लगता है कि अचीव होते हुए दिखे हैं दोनों? देखिए, मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक सम्मेलन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि अफ्रीका के इतने नेता इतनी बड़ी संख्या में पहले यहाँ पर नहीं आए थे, और जो दूसरे देशों ने जो शिखर सम्मेलन बुलाए थे, चीन ने और अमेरिका ने, वहाँ भी इतने ज़्यादा संख्या में देशों के नेता लोग नहीं पहुंचे थे। तो ये ज़रूरी है, मान लें इस बात को कि अच्छी चीज़ हुई है। दूसरा जो मुख्य पहलू आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इस समय जो पूरा का पूरा भारत ने जो असिस्टेंस पैकेज दिया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने बार बार बात की है, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा ठोस है, और इतनी ज़्यादा स्कोप के साथ हमने पहले कोई सहायता का वचन नहीं दिया था। तो ये दोनों बातें बड़ी अच्छी हैं। अब आप जहाँ तक कह सकते हैं कि जो मल्टीलैटरल एजेंडा है, उसमें कोशिश ये की गई है कि भारत और अफ्रीका में एक सहयोग बढ़े और समन्वय बढ़े, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि उसको भी हम एक तरह से एक ऐतिहासिक महत्व की बात कह सकते हैं जी। और जिस तरीके से इंटरनेशनल फोरम की मैं बात करूँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इंडिया अगर मिल जाते हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो या फिर संयुक्त राष्ट्र में एक उसको रीशेप करने की बात हो, कितना मजबूती के साथ अब ये मैं कहूँ कि जो एक धड़ा तैयार हो रहा है, ये अपनी बात रखेगा और उसका दबाव दिखेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि भारत और अफ्रीका की एकता बनी रहती है तो पेरिस में निस्संदेह इन दोनों को लाभ होगा। मगर हमें साथ ही साथ ये मान के चलना चाहिए कि जो दूसरे देश हैं वो भी आपस में एकता बढ़ा रहे हैं, वो भी आपस में समन्वय बढ़ा रहे हैं, जैसे कि अमेरिका और चीन आपस में समन्वय बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें सहायता तो मिलेगी, मगर वो कितनी मूल्यवान होगी ये हमको देखना होगा। जहाँ तक सुरक्षा परिषद के सुधार का प्रश्न है, इसमें कोई शक नहीं है कि यदि अफ्रीका और भारत मिल जाते हैं तो एक कम से कम पहली समस्या समाप्त हो जाती है। अभी तक इतने सालों तक अफ्रीका कुछ कहता था, भारत कुछ कहता था। तो अब ये घोषणा पत्र देखने के बाद, उसका विवेचन करने के बाद मालूम पड़ेगा कि किस तरह से उनका बदला है। अगर दोनों में सहयोग बढ़ जाता है तो पहली समस्या समाप्त हो जाएगी,
उसके पश्चात अफ्रीका और भारत दोनों को मिलकर जो इस समय सुरक्षा परिषद के स्थानीय सदस्य हैं उनके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको परसुएट करना पड़ेगा कि ये न केवल हमारे बल्कि उनके हित में है, विश्व के हित में है कि सुरक्षा परिषद में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और अगर मैं आम जनता या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और भारतीय जनता के लिहाज से कहूँ, इस समिट से किस तरीके का आप देखते हैं संदेश निकल रहा है और किस तरीके से ये आम आदमी के लिहाज से मैं कहूँ कि एक नए तरीके का विकास को जो मैं कहूँ जिसको लेकर दोनों ग्रुप पास आते दिख रहे हैं, वो कहाँ पर खड़ा होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी संख्याओं की बात की गई है कि हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अफ्रीका से 50,000 विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे, हम $10 बिलियन का लोन देंगे और बहुत बड़ी संख्या में हम अपना ग्रांट भी देंगे। मगर आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, तो हम उसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे भारत और अफ्रीका का आर्थिक सहयोग बढ़ेगा उससे मैं समझता हूँ दोनों ही तरफ जॉब क्रिएशन होगा, यानी कि नौकरियों की व्यवस्था होगी। यदि हम भारत का सामान जाकर अफ्रीका में बेचेंगे तो हमें जॉब क्रिएशन होगा। अगर हम अफ्रीका में उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करेंगे, वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो समाप्त होगी। इस तरह से पहला लाभ तो ये हो जाएगा। दूसरा लाभ ये होगा कि हम देखेंगे कि भारतीय वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे, तो हमें पीपल टू पीपल लेवल पर दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना होगा। ये एक थोड़ा सा गैप है जिसको कि हम ये मान लें कि जब तक हम आपस में जनमत को अच्छी तरह से न समझेंगे, अफ्रीका को एक अपने ही भारतीय के निकट मित्र के रूप में न देख पाएंगे, तब तक ये सारी बहुत बड़ी बातें जो की गई हैं वो पूरी तरह से नहीं, मैं बेईमानी नहीं कहूँगा, मगर वो आंशिक रूप से सफल हो सकती। जी हाँ राजीव भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। यार फकीरे में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पारंगत, कर्नाटक संगीत से भी है जिन्हें गहरा लगाव। जब मैं 1.5 साल की लड़की थी तब उन्होंने एक ट्यून गाया, मैंने एकदम रिपीट किया उसको, तभी माँ ने तय कर लिया इसको गाना सिखाना। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ गायिका सुमित्रा गुहासी, शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार के 8 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि 9 मंत्रियों से उनके विभाग वापस ले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल से हटाए गए मंत्रियों में 5 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री हैं। इस फैसले को मंत्रिमंडल में फेरबदल और सरकार की छवि सुधारने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। करीब 3.5 साल पुरानी अखिलेश सरकार ने गुरुवार को 8 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन मंत्रियों में 5 कैबिनेट स्तर के जबकि 3 राज्य मंत्री शामिल हैं। इस पूरी कार्रवाई को सरकार की छवि सुधारने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये फैसला अभी नहीं ले सकते और सरकार में रह करके कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज अब बहुत लोग और भी अच्छा काम करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ उसी दिशा में कदम उठाएं। जिन मंत्रियों को बाहर किया गया उनमें पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अंबिका चौधरी, तकनीकी शिक्षा मंत्री शिवाकांत ओझा, स्टैंप मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह, कपड़ा मंत्री शिवकुमार बोरिया और खादी ग्रामोद्योग मंत्री नारद राय शामिल हैं। विपक्ष का कहना है कि इस फेरबदल से सरकार को बहुत फायदा नहीं होगा। छवि पर और पार्टी की छवि पर जो डेंट लगना था वो लग चुका। जो बाहर निकले हैं वो गुर्राएंगे, जो अंदर आए हैं वो काम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की स्थिति आज ये है कि इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई।
मंत्रियों की बर्खास्तगी और विभागों में फेरबदल के बीच अखिलेश यादव मंत्रिमंडल का अगला विस्तार 31 अक्टूबर को किया जाएगा। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को फेरबदल पर चर्चा के लिए राज्यपाल राम नाईक से भी मुलाकात की थी। 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बदलाव काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। साहित्यकारों और फिल्मकारों के बाद सरकार को एक और वर्ग ने झटका दिया है। जाने माने वैज्ञानिक PM भार्गव ने देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के विरोध में पद्म भूषण सम्मान लौटाने की बात कही है। इधर 50 से ज्यादा इतिहासकारों ने भी साझा बयान जारी कर देश में बढ़ती सांप्रदायिकता पर चिंता जताई। साहित्यकारों और फिल्मकारों के बाद अब वैज्ञानिक PM भार्गव ने भी पद्म भूषण सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि देश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है, जिसके विरोध में वो ये कदम उठाने को मजबूर हैं। चाहते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो चली जाए और इसकी जगह एक रिलीजियस डिक्टेटरशिप आ जाए। ये हम नहीं चाहते हैं। इस बीच इस मामले पर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साहित्यकार अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं, कई फिल्मी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, कई साइंटिस्ट ये काम कर रहे हैं और सरकार ये समझती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भार्गव के द्वारा उठाए गए कदम का समर्थन करता हूँ। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की लगातार चिंता के बाद भी जो सहिष्णुता है, जो बहुलता है, जो विविधता है, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं और इन हमलों के पीछे सिर्फ और सिर्फ शासक दल और उसके नेता हैं। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वैज्ञानिक PM भार्गव की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। इस तरह के कदम उठाना ये डिस्प्रपोर्शनेट पॉलिटिकल रिएक्शंस है और पॉलिटिकल रिएक्शंस इसलिए है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार 10 वर्षों में हुआ। कितने बोले इनमें से? जब लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हो रहे थे तो तब अंतरात्मा की आवाज बहुत लोगों की नहीं बोली गया। इससे पहले बुधवार को 10 फिल्मकारों ने लेखकों की हत्या और FTII छात्रों के समर्थन में राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया था। देश में बढ़ती सांप्रदायिकता और लेखकों पर बढ़ते हमले के विरोध में अब तक 37 साहित्यकारों ने अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने कलगाम में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कमांडर अबू कासिम को मार गिराया है। कासिम अगस्त में हुए उधमपुर में BSF के बस पर हमले का मास्टरमाइंड था। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने उधमपुर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर को मार गिराया। कासिम और उसके एक सहयोगी के कुलगाम के खांदीपुरा गांव में छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली। इसके बाद सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की साझा टीम ने बुधवार रात 2 बजे साझा कार्रवाई की। He was the topmost active militant of the Lashkar-e-Taiba in Kashmir. He has been active for the last 5 years in the valley. He was involved in the attack on the BSF convoy in Udhampur. He was the mastermind behind that attack. PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि NDA सरकार आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है और इससे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ेगा। मैं समझता हूँ ये इसलिए संभव हो पा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 18 मास में वर्तमान सरकार जब से सत्ता में है, आतंकवाद को लेकर के एक निरंतर और स्पष्ट नीति का पालन किया गया है। अबू कासिम का असली नाम अब्दुल रहमान था, जो पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला था। बीते 3 साल में कश्मीर घाटी में हुए कई आतंकी हमलों में कासिम का हाथ था। राज्य पुलिस और NIA ने उस पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। CBI ने हरियाणा के सुनपेड़ मामले में 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आज CBI फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच के लिए घटनास्थल का दौरा किया। इस महीने की 20 तारीख को हरियाणा के सुनपेड़ गांव में एक दलित के घर हुई आगजनी में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ट्राई ने कॉल ड्रॉप के लिए मुआवजे के नियम से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। टेलीकॉम ऑपरेटरों को कॉल ड्रॉप पर ग्राहकों को मुआवजा देना ही होगा और इस पर टेलीकॉम कंपनियों ने साफ किया है कि वो
2 हफ्ते तक ट्राई के रुख का इंतजार करेंगे और उसके बाद टैरिफ बढ़ाने पर फैसला सुनाएंगे। ट्राई ने फिलहाल कॉल ड्रॉप के लिए मुआवजे पर टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। ट्राई ने गुरुवार को टेलीकॉम कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल ड्रॉप पर हर्जाना के नियमों को वापस लेने की मांग की थी, लेकिन दूरसंचार नियामक ने साफ किया कि कॉल ड्रॉप होने पर टेलीकॉम कंपनियों को हर्जाना देना होगा। टेलीकॉम कंपनियों की दलील है कि कॉल ड्रॉप पर मुआवजे से उनके ऊपर 2000 से 50,000 करोड़ रुपए तक का सालाना बोझ आ सकता है। इसके चलते उन्हें टैरिफ में भी बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। पर अभी तो हम ना कोई टैरिफ बढ़ाने वाले हैं, ना उसकी सोच भी रहे हैं, क्योंकि अभी मेन चीज़ ये है कि हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया TRAI को, तो हम यही होप करेंगे उसको एनालाइज करें और उसमें अगर उनको लगे कि जो हम बोल रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है तो उसमें जो भी एक्शन नेसेसरी वो लें। In December, they will do an apples-to-apples comparison as well as an expanded comparison to find out what the quality of service is across the LSA, across the cities. The testing will be expanded to 5 more cities, that we get a much more of a pan-India understanding of the quality of service and drop calls. ट्राई ने 16 अगस्त को कॉल ड्रॉप के लिए नए नियमों को जारी किया था। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को 1 जनवरी से कॉल ड्रॉप पर उपभोक्ताओं को हर्जाना देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा सरकार ने 41 किसानों की आत्महत्या के मामले की जांच के आदेश दे दिए। राज्य के विशेष राहत कमिश्नर GV शर्मा ने बताया कि सरकार किसानों की खुदकुशी की वाजिब वजह का पता लगाने के लिए जांच कराने का उसने फैसला किया है। ओडिशा सरकार ने किसानों का जल उपकर माफ़ करने और बैंकों से फिलहाल कर्ज वसूली न करने के निर्देश दिए। राज्य में सूखे से निपटने के लिए ज़रूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं और फसलों के नुकसान का आकलन भी हो रहा है। ओडिशा के 21 जिलों के 139 ब्लॉक इस बार भीषण सूखे की चपेट में है। चीन ने 1 चाइल्ड नीति को खत्म कर दिया। अब चीनी दंपति चाहें तो 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने इसकी जानकारी दी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार ने 4 दिन तक चली बैठक के बाद यह फैसला किया। चीन में एक दंपति को एक ही बच्चा पैदा करने की इजाज़त वाली नीति 1979 में लागू हुई थी। चीन ने बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश के लिहाज से इस नियम को लागू किया था। चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और यहाँ की 30% आबादी 50 साल से ऊपर की है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक चीन में 44 करोड़ आबादी 60 साल से ऊपर की होगी और इसी लिहाज से चीन ने बीते कई साल से एक बच्चे की नीति में बदलाव की मांग जोर पकड़ रही है। विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति भवन में नेपाल के मुख्य न्यायाधीश ने कल्याण श्रेष्ठ ने उन्हें शपथ दिलाई और CPN युमल की नेता विद्या देवी भंडारी ने कल चुनाव में नेपाली कांग्रेस के कुल बहादुर गुरुङ को हराया था। वो नेपाल की रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। नेपाल के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव शनिवार को होगा। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर निगमों और जिला पंचायत चुनाव के परिणाम भी उसी दिन घोषित करने को कहा है। केरल की एक विशेष अदालत ने राज्य के वित्त मंत्री KM मनी के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। अदालत ने जांच एजेंसी की मामले को बंद करने की अर्जी को भी खारिज कर दिया है। मंत्री पर शराब घरों को लाइसेंस देने के लिए करोड़ों रुपए की घूस लेने का आरोप है। झारखंड के बोकारो शहर से सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने माओवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली के राजपथ पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वें जन्मदिन पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 1 नवंबर से राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। देश में पहली बार किए जा रहे इस कार्यक्रम का मकसद नए कलाकारों को प्रोत्साहन देना है। 7 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में 1400 कलाकार हिस्सा लेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल भारत में टीबी के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। आंकड़ों की माने तो भारत में साल 2014 में 36 लाख से ज्यादा लोग टीबी के शिकार हुए हैं। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। आज सेंसेक्स 202 अंक गिरकर 26,838 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 59 अंकों की गिरावट के साथ 8,112 पर रहा। टर्मिनेटर हरभजन सिंह आज बॉलीवुड अभिनेत्री गीता बसरा के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। इस मौके पर क्रिकेट जगत की तमाम हस्तियां मौजूद रहीं।
संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा में यूएन मानवाधिकार परिषद के लिए हुए चुनाव में पाकिस्तान हार गया है। बुधवार को हुए मतदान के जरिए परिषद के 18 सदस्यों को चुना गया। परिषद में पाकिस्तान का मौजूदा कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। 2016 में होने वाले एशिया कप मुकाबले की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। ये टूर्नामेंट पहली बार 2020 फॉर्मेट में खेला जाएगा। अब तक ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट यानी 50-50 ओवरों में खेला जाता था।